मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले भी कहा जा चुका है कि महीने में कुछ ख़ास दिन जो हमारे मखसूस मौज़ूआत पर प्राइम टाइम का जो सिलसिला होता है, उसी सिलसिले की कड़ी इस वक्त लेकर के हाजिर हुआ। और आप जानते हैं कि इस वक्त भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में असम्बली इंतखाबात की आमद है और बड़े ज़ोरों शोरों से मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त इंतखाबी रैलियाँ भी चल रही हैं। हर पार्टी जो है अपने आप को मजबूत साबित करने, सेकुलर कहने या कोई हिंदू वोटों को बटोरने के लिए नफरत फैलाने के चक्कर में है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मौजूए बहस चेहरा रहता है वो असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी को लेकर के है। इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, कहीं तायीद होती है। इसके चलते आज़म शिहाब ने हालिया जो सूरत हाल बनी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी की वजह से, उसको लेकर के कुछ तनकीद करने की कोशिश की है, कहीं तायीद करने की, कुछ समझाने की कोशिश की है। मुमकिन है कि उनकी ये तहरीर बहुत सारे लोगों को पसंद ना आवे, हजम ना हुए, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसी भी होती है मज़ामीन के हवाले से जो लोगों के सामने लाना ज़रूरी होता है, जिसको सोचते हुए मैंने सोचा कि उनके मज़मून का खुलासा मिन व अन आप लोगों के सामने रख सकूँ। नाज़रीन गिरामी, टीवी चैनलों पर रात दिन हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने वाले न्यूज़ एंकरों को हमारे ओवैसी साहब इतनी आसानी से दस्तयाब कैसे हो जाते हैं और सेकंडों व मिनटों के हिसाब किताब से चलने वाले स्लाइड में उन्हें घंटों घंटों का स्पेस कैसे मिल जाता है। इस तरह का सवाल उठाते हुए आज़म शिहाब ने लिखा है कि इस रात से बिहार के गोपालगंज के नतीजे ने पर्दा उठा दिया। इस असेंबली सीट पर बीजेपी के मुकाबले में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टी सब ने मिलकर अपना मुश्तरका उम्मीदवार उतारा, लेकिन हमारे ओवैसी साहब की बदौलत बीजेपी की उम्मीदवार ये सीट 1794 वोटों से जीतने में कामयाब हो गई। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से 70,053 वोट मिले, आरजेडी के उम्मीदवार को 68,259 मिले, जबकि एमआईएम के उम्मीदवार ने 12,214 वोट हासिल किए। बहन जी की उम्मीदवार भी यहां से मैदान में थी। बहन जी ने यहां से लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की अहलिया इंदिरा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 8,854 वोट हासिल किए थे। इसलिए गोपालगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार की कामयाबी का सेहरा रास्त तौर पर ओवैसी साहब की एमआईएम के ही सर जाता है। यहां से आरजेडी के उम्मीदवार को हराने का क्रेडिट साधु यादव को इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका मकसद ही आरजेडी के उम्मीदवार को हराना था। इसी सीट से साधु यादव 2000 में आरजेडी के टिकट पर कामयाब हुए थे। 2005 के इलेक्शन में आरजेडी ने जब साधु यादव के बजाय अंबिका प्रसाद को टिकट दे दिया तो साधु यादव आरजेडी की मुखालिफत में आ गए। उन्होंने अपने अहलिया इंदिरा यादव को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया, जिन्हें 22,617 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। और 2010 में आरजेडी ने रियाजुल हक को टिकट दिया तो साधु यादव ने कांग्रेस से टिकट हासिल किया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह 15,893 वोटों से कामयाब हो गए और साधु यादव 8,448 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद से ये सीट अभी तक बीजेपी के ही पास है। इस पैदर पे शिकस्त के बावजूद साधु यादव इस सीट पर अपना हक समझते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि 2020 के इलेक्शन में बीएसपी के टिकट पर साधु यादव दूसरे नंबर पर आ गए थे और यही वजह रही कि इस बार भी बीएसपी की ही टिकट पर उन्होंने अपनी बीवी को मैदान में उतारा। गोया साधु यादव हर इलेक्शन में यहां से अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वो उन्हें दगा दी जाती है। जबकि ओवैसी साहब 2020 में बिहार में कदम रंजाम फरमाया, इसलिए आरजेडी की शिकस्त के लिए साधु यादव या बीएसपी को मुरीद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, जैसे कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी या उनके पार्टी के तर्जुमान इस बात का हवाला देते हैं। गोपालगंज के इस जिमनी इलेक्शन के साथ मुल्क भर में दीगर 6 सीटों पर भी इलेक्शन हुए। उन्हें सीटों में से तेलंगाना की मोनोगुड्डू सीट भी थी, जहां से कुल 48 उम्मीदवार मैदान में थे। इस सीट पर टीआरएस के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 48 उम्मीदवारों में
उवैसी साहब की एमआईएम का उम्मीदवार यहां नहीं था। यही नहीं बल्कि दीगर सीटों पर भी उवैसी साहब का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन बिहार के गोपालगंज जाकर उन्होंने अपना उम्मीदवार जरूर उतार दिया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या उवैसी साहब गोपालगंज की मुकाबला जाती सूरत हाल से लाइल्म थे? तो इसका जवाब उन्होंने गुज़िश्ता दिनों गुजरात की 30 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के ऐलान से कर दिया। जिस तरह उवैसी साहब को यह मालूम है कि गुजरात में जाकर वो कोई सीट नहीं जीत सकते, इसी तरह उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि गोपालगंज में उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकता। जाहिर है कि यहां से एमआईएम को मिलने वाला वोट मुसलमानों और यादवों के ही थे। जिस तरह गुजरात प्रधान सेवक व शाह साहब की जन्म कर्म भूमि है, इसी तरह तेलंगाना भी उवैसी साहब की जन्म कर्म भूमि है। यहीं से वो पार्लियामेंट भी जाते हैं, लेकिन तेलंगाना की सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। गोपालगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी पर शहनवाज हुसैन का कहना था कि जेडीयू और आरजेडी सब मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मुस्तकबिल बीजेपी का है और पार्लिमानी इलेक्शन में रियासत की कुल 40 सीटों पर कामयाब होगी। लेकिन इस कदर खुशी मनाने के साथ ही अगर शहनवाज हुसैन उवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा कर देते तो कम से कम एहसानमंदी का हक तो अदा हो जाता। लेकिन जब बात पर्दादारी की हो तो अपने हाथों ही अपनी पीठ थपथपाने पर इक्तिफा करना पड़ता है। वैसे भी उवैसी साहब के जरिए बीजेपी को मिलने वाली मदद मुसलमानों की सियासी ताकत की मजबूती के नाम पर थी। उवैसी साहब इसके जरिए मुसलमानों की सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहते, जो जरूरी भी है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर ताकत का हर जगह मुजाहिरा किसी तौर मुफीद नहीं होता। शहनवाज साहब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बीजेपी को मिलने वाली ये कामयाबी उवैसी साहब की वजह से मुमकिन हुई। वगरना उवैसी साहब की कोशिश न होती और वो इस सीट से अपना उम्मीदवार न उतारते तो आरजेडी बीजेपी को इस तरह पटकनी दी होती कि न कसम देवी कहीं नजर आती और न ही शहनवाज हुसैन। यह असेंबली सीट पहले से ही बीजेपी के पास थी। साबिक रियासती वजीर सुभाष सिंह इस सीट से 4 बार मुंतखब हुए। इसी साल अगस्त में उनके इंतकाल के बाद यह सीट खाली हो गई, इसलिए लोगों की हमदर्दियां फितरी तौर पर उनके अहले खाना के साथ थी। लहरों के सहारे अपनी नैया पार लगाने वाली बीजेपी ने लोगों की इस हमदर्दी की लहर को कैश करने की गर्ज से सुभाष सिंह की बेवा कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बना दिया। आरजेडी ने जेडीयू, कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों की इत्तेहाद करते हुए मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया। अगर दोनों ही मैदान में होते तो गालिबन वोटिंग से कबल ही नतीजा सामने आ गया होता, क्योंकि ये बात गोपालगंज के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को मालूम था कि अगर दो रुखी मुकाबला रहा तो आरजेडी को लालटेन बीजेपी के कमल को खाकस्तर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हैदराबाद से हमारे उवैसी साहब आधम के उन्होंने अब्दुल सलाम साहब को एमआईएम की टिकट पर मैदान में उतार दिया। उवैसी साहब ने अब इसी खेल का मुजाहिरा गुजरात में भी करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए 30 असेंबली सीटों का इंतखाब भी कर लिया जहां अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इनमें वो सीटें भी हैं जहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। मिसाल के तौर पर कच्छ की अबडासा, मांडोवी, भुज, अंजार, गांधीधाम, बनासकांठा, वुडगाम, पाटन जिले की सिद्धपुर, अहमदाबाद की विजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, खाड़िया, वानीलमट और खेड़ ब्रह्मा, जूनागढ़, पंचमहल, गरसोमनाथ, भरूच, सूरत, अरवली, जामनगर, आनंद और सुरेंद्र नगर की कुछ सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जिनकी बुनियाद पर बीजेपी हिंदू बनाम मुस्लिम पोलराइजेशन बाआसानी कर सकेगी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि उवैसी साहब बीजेपी के एक मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं? उवैसी साहब के इस खेल से गुजरात में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही अपोजिशन पार्टियों में तशवीश होना लाजमी है, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उवैसी साहब को पार्टी जहां जीतने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हराने के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर है कि इसका रास्त असर सेकुलर वोटों पर ही पड़ेगा, जो बीजेपी की कामयाबी का जामिन होगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उवैसी साहब अगर अपनी सियासी हिकमत अमली पर गौर फरमाएं तो ये मुसलमानों के हक में ज़्यादा मुफीद होगा, ये कहना है आजम शिहाज साहब का। नाज़रीन गिरामी, उवैसी साहब के खिलाफ उनकी सियासत, उनकी इखलास कहाँ तक है, ये उनके करीब रहने वाले और उन्होंने जो काम किया है और जिस तरह से कौम के तय वो बात करते हैं और खड़े होते हैं, वो लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है पूरी तफसीलात के साथ लोगों को समझाना पड़ता है कि उवैसी साहब कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जबकि इन तमाम सवालात जो यहाँ पर किए गए हैं उसके जवाबात असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो है सियासत को समझना और पूरे मुल्क के भारत के मुसलमानों को सामने रखते हुए कुछ ऐसा सियासी फैसला लेना हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। उनके अपने तमाम इखलास और तक़वे के बावजूद जो है इस तरह के सवालात
ज़रूर उठाए जा रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। इस पर उनको गौर करने की ज़रूरत है, ये हमारा भी मानना है। नाज़रीन गिरामी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो है हम उनके इखलास पर या कौम को धोखा देने के लिए या मुसलमानों को धोखा देने के लिए जो है, या फिर उनका इस्तेमाल करते हुए अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए या अपनी बदुनवानियाँ बचाने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात पर हम यकीन नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता कहीं ना कहीं सियासी चूक हो रही है, ये मान करके चलना पड़ेगा, और उनके आसपास के लोग अगर उनको समझा दें तो शायद गुजरात का नतीजा कुछ अच्छा आ पाए। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,